तो इतने अच्छे गाने उन्होंने गाए, उनकी जर्नी पूरी देखी तो बहुत दिल से उनके लिए दुख आया कि अच्छे इंसान जल्दी क्यों जाते हैं। लेकिन रीता जी, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा उनके बारे में। काफ़ी लोग तो पैसों से हेल्प कर देते हैं, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व होना ना कोई चीज़ में, वो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर इन्वॉल्व होंगे ना, वहाँ पे 50,000 भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। ये चीज़ उनके दिमाग में है। वहाँ पे 4 से 5 लाख भीड़ थी। इंसान की जड़ें ज़मीन पे ही रहनी चाहिए कि हम जो मेन है ना अंदर से, वहाँ तक हमारी आत्मा रहनी चाहिए, ऊपर से हम जितनी भी तरक्की कर लें। तो उन्होंने अपने असम को अपने दिल में बसाया हुआ था और वो अपना असम को पूरा घर ही समझते थे। अभी हाल ही में मैंने इनफैक्ट न्यूज़पेपर को भी मैंने इंटरव्यू दिया था रिसेंटली। मैंने उनको भी यही बोला था कि यार जुबिन दा के बारे में तो मैं ज़रूर बात करूँगा। ज़रूर। हाँ। अभिजीत, ये बताओ, अगर जूम पॉडकास्ट जब आपने पहला किया था तो पहला किसका किया था और क्या फील था आपका करके? पहला तो आपको बहुत सारे मेल्स भेजने पड़ते हैं आर्टिस्ट लोगों की, कोई तो आ जाओ। एक जूम पॉडकास्ट और एक नॉर्मल पॉडकास्ट जैसे हम कर रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मैं किसी एक्टर को बुलाऊंगा या फिर एक्टर का इंटरव्यू लूंगा, उस दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ। मुझे वही पता नहीं था, क्योंकि मैं कभी मिला ही नहीं था। अपने हुनर की ताकत इतनी ज़्यादा ना, पावर उनमें इतनी ज़्यादा कि वो डंके की चोट पे बोल सकते हैं जिसको काम चाहिए यहाँ पे आओ, मैं नहीं आऊँगा। हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। पहचान पॉडकास्ट आज आपके लिए फिर एक स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं जिनको कि पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया उनको जानती है। उन्होंने ऐसे स्पेशल वाले काम किए हैं जो कि हम देख के खुश होते हैं। मैं तो स्पेशली मैं बहुत खुश हुई आज हमारे जो गेस्ट हैं उनको मिलके। आप भी मिलके बहुत खुश होंगे। जूम जो पॉडकास्ट करते हैं, जूम पॉडकास्ट के नंबर 1 जो कहलाए जाते हैं, अभिजीत सिंह जी हमारे साथ पे हैं। थैंक यू अभिजीत जी। थैंक यू सो मच रीता जी, थैंक यू। आप हमारे पहचान पॉडकास्ट में आके हमको दिल से खुशी दे दी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आपने स्पेशल वाला ये काम किया जो जूम पॉडकास्ट करके आप नंबर 1 बने हैं। इसकी जर्नी आपको हमको शेयर करनी होगी अपने तरीके से कि आप कैसे बने और आपका ये आइडिया कैसे आया कि जूम पॉडकास्ट हमको करनी चाहिए। रीता जी, जर्नी थोड़ी सी लंबी है। मैं आपको जितना शॉर्ट में हो सकता है, जितना लोग को इंस्पायर कर सकता है, सही लगता बताइए। मैंने वैसे पहले भी बात किया हुआ है इसके बारे में, बट यस, मेरी जर्नी, मैं हूँ असम का जी। और असम में बोलते हैं ना कि आप एक कुएं के मेंढक हो जी। वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है और वहाँ से अपॉर्चुनिटी, वहाँ से आपको बाहर निकल के काम करना, लोग को लगता है कि यार हमें लोग सीरियसली नहीं लेंगे। असम को हमेशा बैकवर्ड लिया जाता है। और मैं जब असम में पैदा हो रहा था और उसके बाद जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं स्कूलिंग मेरा पूरा असम में हुआ एंड मैं स्कूल में जब था तो मैं उन्हीं सर्कल में अपने आप को हीरो समझता था कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं बॉम्बे जरूर जाऊंगा और बॉम्बे जाके मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो वो लोग भी सोचते थे कि यार क्या बोल रहा है यार, ये इतना इजी थोड़ी ना होता है बॉम्बे जाके, क्योंकि हम लोग असम वाले लोग के लिए ना बॉम्बे मतलब एक बड़ी शहर है। हाँ, मतलब यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में था। तो जब मैं लोगों से बात करता, लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे और थोड़ा सा मेरे स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा फंबल या फिर आप बोल सकते हो, आप स्टैमर करने का थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था। तो वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने स्कूल स्किट होते हैं, स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे मैं परफॉर्म करना स्टार्ट किया। और जब मैं परफॉर्म करता था वहाँ पे तो लोग ऑफकोर्स कुछ लोग होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं आपका, तो लोग उड़ाते थे मजाक, बट वो चीज़ मैं कभी सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा कि मुझे जो करना है मैं करूँगा। मुझे मेरा मेन मोटिव है, और मैं ये स्कूल का नाम भी लूँगा, केंद्रीय विद्यालय नाजीरा करके एक जगह है जो कि शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में आता है, असम में। तो वहाँ पे वो स्कूल ने मेरे को, आज जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कैमरा फेस कर सकता हूँ, बड़े बड़े लोग के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कूल। वो स्कूल ने मुझे सिखाया कि आप कैसे हजारों लोग के सामने आप बात कर सकते हो। आपका स्कूल भी बहुत प्राउड फील करता होगा कि जिनके लिए उन्होंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की और आपने दुनिया में नाम कमाया, और बॉम्बे जैसे शहर में आके छा जाना वो तो बहुत बड़ी बात है। वो एक जज्बा ही था जो आपका कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और बोलते हैं ना कि हर छोटे शहर में बड़े बड़े सपने देखने वाले बच्चे बहुत से होते हैं, बट मेहनत जो करते हैं आगे वही आ पाते हैं। हमको रुकना नहीं है और मेहनत करनी है।
राइट राइट राइट। और क्या होता है ना रिता जी, जब मैं स्कूल में था ना, मुझे सपना तो सब देखते हैं जी। लेकिन वो सपने तक पहुंचना, वो पहुंचना। अपॉर्चुनिटी लेना, लेना। वो आप किसको आप किससे आप इंस्पायर होंगे जी। आपको समझ में नहीं आता है उस जी, वक्त। जी। तो और उस वक्त एज भी ऐसा था कि मुझे लगता था कि यार ये सब चीज़ सिर्फ दिखावा है लोगों का, दिखावा कि है। लोग बोलते हैं मैं इनसे इंस्पायर होकर मैं ये बन गया। मुझे लगता था ये सब चीज़ बोलने वाली बात है, ये रियल वर्ल्ड में अप्लीकेबल नहीं है, मुझे लगता था। बट मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ सिंपल सा मैंने हमेशा ये भी मैं लोगों को बोलूंगा, जो लोग देख रहे हैं, कि आप प्रेजेंट पे जियो और प्रेजेंट पे हार्डवर्क करो। यस। ये मत सोचो कि मैं 1 साल बाद हार्डवर्क करने वाला हूँ। नहीं। आप प्रेजेंट पे करोगे, और वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनती है, तो सागर वैसे आप yes। हार्डवर्क करते रहो, कहीं ना कहीं जाके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जाके आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। वो 100% मिलेगा। और मैंने हमेशा से मैंने स्कूल में, स्किट में, डिबेट में जस्ट बिकॉज करता था क्योंकि मुझे बोलने का जो तरीका है मुझे वो चीज़ मुझे सुधारना था। इसीलिए मैंने हमेशा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। और वो जब मैं एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, धीरे धीरे करके मुझे खुद अपने आप में बदलाव नजर आना स्टार्ट हुआ, कॉन्फिडेंट भी आ गया। कॉन्फिडेंट। और एक सर थे, मैं सर का नाम भी दूंगा, मैं रिसेंटली एक पेपर को इंटरव्यू दे रहा था, मैंने सर का नाम लिया, सर बहुत खुश हुए थे कि मेरा नाम जरूर लेना ही चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सर, अपने दोस्त, जिनका भी आप नाम लेना चाहते हैं पॉडकास्ट में जरूर लेना चाहिए। उनका नाम था जावेद सर, जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे। उन्होंने मेरे को सबसे पहले स्टेज में डाला था कि बेटा कर लोगे तुम जाओ। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मुझे लगता था लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मेरे को जब उन्होंने देख के मेरे को बोला कि तुम में कुछ दिखता है, तुम करोगे जरूर। और मैं क्लास 6 से 7 में होऊंगा उस वक्त, तो उन्होंने बोला चलो मैं स्टेज में डालता हूँ। एक स्किट था, एनुअल फंक्शन जो होते हैं ना स्कूल के, वो इवेंट में उन्होंने मेरे को डाला। और मेरा 10 सेकंड का रोल था वो स्किट में। मैं आता हूँ और परफॉर्म करता हूँ, और वो जो बारीकी से मैंने परफॉर्म किया था, लोग इतना खुश हुए, लोगों ने इतना पसंद किया वो चीज़। और एक डायलॉग भी था, वो डायलॉग को मैंने कम से कम 50 बार प्रिपेयर किया होगा। एक छोटा सा डायलॉग था, मैंने 50 बार प्रिपेयर किया, क्योंकि अभी बताएंगे। वो डायलॉग ऐसा था कि मैं साइकिल से आ रहा हूँ और एक सब्जी वाला है, वो सब्जी मेरे साइकिल से उसको लगता है सब्जी और गिर जाता है। तो मैं बस इतना बोलता हूँ कि उसको कि मैं आपका मदद कर सकता हूँ और मैं आपको ये पैसा भी आपको मैं ऑफर करूंगा कि मेरी वजह से आपका गिरा है। ये लाइन था बस, ये सेंटेंस था। तो मैंने इसको अपने तरफ से इम्प्रोवाइज करके मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और वो जो साइकिल जाके मैंने उनको लगाया और मैं खुद गिरा, वो इतना नेचुरल था। मैं रियल में गिर गया था वहाँ पे। हाँ, तो लोगों को लगा कि यार ये मतलब बंदा रियल में कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो एक रियलिस्टिक उनको वो फील मैंने दिखाया स्टेज में, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जावेद सर ने बोला अब नेक्स्ट टाइम तो मेरे लीड हो गए हर स्किट में, जितने मैं कराऊंगा स्कूल में सब में लीड होंगे। मैं बोला चलो ये भी बढ़िया है। मेरे बोलते हैं ना हमारे ऐसे टीचर भी हमारे साथ होने बहुत ज़रूरी होते हैं, कि जैसे आपके जावेद सर जी, उनको मैं भी थैंक यू बोलूँगी कि ऐसे टीचर जो होते हैं, देखो दुनिया में हर स्टेज पे उनका नाम आप ज़रूर लेंगे, है ना। ये अच्छे टीचर होने जरूरी है। ये सब चीज़ें करते करते आप कॉन्फिडेंट होते गए। तो अभिजीत मुझे बता, पॉडकास्ट करने का, जूम पॉडकास्ट करने का आपने कैसे सोचा? कब आपने सोचा कि मुझे जूम पॉडकास्ट लेनी चाहिए? रिता जी, मेरा जब मैंने सोचा मेरे को कुछ अलग करना है, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा एक मोटिव था कि मुझे पहले कुछ एक अच्छा जॉब लेना है कहीं से, कि एक सेट हो जाए, उसके बाद जो मेरा पैशन है मैं उस पर फॉलो करूँगा। कि मैं बॉम्बे में रहने के लिए आज मैं सोचूं नहीं कि मुझे इस चीज़ का कमी है, तो मैं मतलब होता है ना कि आप सिर्फ वही चीज़ करोगे जहाँ पे आपको आप भी जानते हो कि अब अगर मैं आज पॉडकास्ट करूँगा, आज स्टार्ट करूँगा, तो मुझे पैसा हाथों हाथ नहीं मिलेगा, टाइम लगता है ग्रो करने में, लोगों को पहचानने में। तो वो चीज़ मुझे पता था, तो इसलिए मैंने पहले तो अपने दिमाग में एक चीज़ बना लिया कि मुझे कहीं काम करना है। तो मेरे लिए सबसे सेफ ऑप्शन था, क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूँ और मैंने लॉ भी ख़त्म किया था। और लॉ मैंने पहले तो बीच में छोड़ दिया था मैंने, फिर बाद में कंप्लीट किया, ऑफकोर्स उस पे आऊँगा मैं। बट जब मैंने बीच में छोड़ा तब मुझे एक्चुअली थिएटर में काम मिल गया था, एक प्ले में, जो कि पृथ्वी थिएटर एक करके जूहू में है। वहाँ पे मुझे एक छोटा सा प्ले था, वहाँ पे मुझे छोटा सा 10 सेकंड का रोल मिला मेरे को। वो करते करते फिर वहाँ पे मैं जब पृथ्वी थिएटर से बाहर निकला तो मुझे एक इवेंट वाला मिल गया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे इवेंट में काम करना है। तो बोले आ जाओ,
आप इवेंट में काम करो। तो मैंने उसके बाद ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। तो मैं मीडिया वर्ल्ड है ना, उनके साथ में क्लोज हो गया। क्योंकि वो लोग बहुत सारे इवेंट कराते थे, तो एक्टर लोग आते थे, तो मैं काफ़ी लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ। तो उन लोगों से मैं खुद जाके बात करता था, ये करता था। ऑफकोर्स वो लोग को भी लगता था मैं काम करता तो इतना एंटरटेन नहीं करते थे जो आज करते हैं, उस वक्त नहीं करते थे। तो ऐसा हुआ, तो मैंने बोला चलो ठीक है। करते 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 मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया इसमें। और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इवेंट की, 3-4 साल बाद का बात बोल रहा हूँ मैं, इवेंट में काम करने का, विचक्राफ्ट करके। ओके। वो कंपनी ने मुझे हायर कर लिया। वो कंपनी आईफा ऑर्गेनाइज कराती है। आईफा कराती है, फिल्म फेयर के कुछ पोर्शन कराते हैं। तो मैंने उनके साथ ट्रैवल करना स्टार्ट किया और बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ मैंने उठना बैठना स्टार्ट किया, बात करना स्टार्ट किया। और तभी भी मुझे लोग इतना एंटरटेन नहीं करते थे, उनके आसपास इतने लोग होते थे। और अगर आपका शक्ल नहीं जानते, वो लोग एंटरटेन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, लोगों को भी पता होना चाहिए, वो तो मालूम है। इसमें आपको कभी भी आपको ये लगना नहीं चाहिए डिमोटिवेट हो गए यार क्यों नहीं कर रहे, वो लगना चाहिए, वो कभी लगना नहीं चाहिए। आपको मेहनत करते रहना है। और बोलते हैं ना, हम जब मेहनत करते हैं ना अभिजीत, तो हम कभी कभी चाहते कुछ है बनना, लेकिन हमारी डेस्टिनी हमको कहीं और ले जाती है। तो उस रास्ते में हम चलते जाएंगे, जो हमको दिख रहा है बस चलते जाओ, नॉक नॉक करते जाओ, तो आपको अपनी जर्नी मिल ही जाती है। तो बॉम्बे आप कभी आए थे, कितने साल पहले? बॉम्बे में आया 9 साल पहले। 9 साल में बॉम्बे में रहा। फिर मैंने जॉब भी यहीं किया, फिर खुद का कंपनी भी यहीं पे है, जो कि एक लॉ फर्म है, जो कि अभी सब मीडिया की जितने काम है हम लोग ही देखते हैं। अच्छा, लॉ का। तो लॉ की प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर करते हैं? प्रॉपर करते हैं। हमारी काफ़ी अच्छी टीम है जो कि मैनेज करती है। और हम लोग, मैं पर्टिकुलरली मीडिया पे ज़्यादा फोकस है मेरा, और मेरे बाकी टीम भी है। मेरी बहन पार्टनर है उस लॉ फर्म की, वो संभालती है लॉ फर्म। और मैं सिर्फ मीडिया, थोड़ा क्रिएटिव आदमी हूँ, तो सिर्फ मीडिया में एग्रीमेंट जो होता है, मीटिंग्स होते हैं, वो सब मैं हैंडल करता हूँ। क्योंकि लोग मेरे को थोड़ा जानते भी हैं इंडस्ट्री में। तो ये भी रीज़न है कि पॉडकास्ट में मेरे को ज़्यादा अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग गेस्ट आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट की भी अलग कहानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वही सुनने के लिए तो हमने आपको बुलाया है। तो पॉडकास्ट मैंने कैसे शुरू किया था ये बताता हूँ मैं पहले आपको। 2023 में, उससे पहले मैं यूट्यूब चैनल मेरा था एक, जो कि मैं असम गवर्नमेंट को प्रमोट करता था। असम गवर्नमेंट को जब मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया, तो और मैं प्रमोट करता था, बट मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते थे, और असम गवर्नमेंट को पता नहीं था कि मैं प्रमोट करता हूँ। जब एक वीडियो मेरा असम में फट गया, बोला यार वायरल हो गया, वहाँ पे अराउंड 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आए उसमें वीडियो में। और वो वीडियो के थ्रू मुझे असम के टूरिज्म से कॉल आया कि अभिजीत, आई सीन योर वीडियो, आई वांटेड यू टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो मैं बोला कि समथिंग क्या है? तो मैं बोला कि आप गुवाहाटी आ सकते हैं। गुवाहाटी एक जगह है जहाँ पे सब गवर्नमेंट वाले लोग बैठते हैं, तो आप गुवाहाटी आ सकते हो। मैं बोला चलो, मैं आता हूँ गुवाहाटी। तो मैं आपको टिकट भेजता हूँ। वो लोग खुद ही टिकट सब कर रहे थे, बोला कि चलो आओ। बोला अब मतलब लगता है सीरियस काम है। पहले मुझे लगा चलो घूमने मैं गुवाहाटी घूम लूंगा, काफ़ी दोस्त रहते हैं वहाँ पे, बट टिकट सब भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं बोला बंदे लोग सीरियस लग रहे हैं कुछ काम करने के लिए। तो मैं वहाँ पहुँचा, और तभी पहले बार मैंने हमारे असम के बहुत बड़े सिंगर है जुबिन गर्ग जी, उनसे मेरा पहला जो होता है फेस टू फेस मिलना वो हुआ। वो मतलब वो जो एक्सपीरियंस था उनसे मिलना, उसके बाद तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन वो पहला टाइम मिलना, मैं खुद उनको, मैं तो जानता था उनको, वो मेरे को नहीं जानते थे ऑफकोर्स। तो मैं उनसे मिला, मैं उनसे बात किया। वो भी टूरिज्म के लिए ही प्रमोट कर रहे थे कुछ, क्योंकि असम का बहुत बड़े नाम है, तो वो प्रमोट कर रहे थे, और मैं छोटा सा प्रमोशन के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था। तो मैं उनसे बात किया, उन्होंने एक एडवाइस दिया मेरे को कि ये ज़िंदगी में ना, ये आप जो भी कर रहे हो ना, करते रहो। लोग आएंगे, लोग खींचेंगे आपको नीचे, लेकिन आपका काम है आपको चलते रहना है। अगर आप जिस दिन आप वो लोग खींचेंगे और आप खिंच गए तब मुश्किल है ज़िंदगी में। तो मैं बोला चलो ये मतलब, और बहुत प्यारे तरीके से, ऑफकोर्स वो ब्लेंड ऑफ बोथ हिंदी एंड एसएमएस, वो क्योंकि उनको पता है मुझे इतना अच्छा से एसएमएस नहीं आता है, तो वो हिंदी और एसएमएस दोनों मिक्स करके बात करते हैं, इतना प्यार से बात कर रहे थे। इसलिए मैंने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि वो जो एडवाइस देते हैं वो एक्सट्रीम लेवल के एडवाइस होते हैं। आप इतना मोटिवेट होते हो ऐसे आदमी के सामने जो कि पूरी नॉर्थ ईस्ट उसको मानती है। लेकिन अभी सबके मन में बहुत दुख है उनके जाने का। बहुत मैं भी बहुत दुखी हुई थी कि जुबिन दा सिंगर जो इतने अच्छे गाने उन्होंने गाए, उनकी जर्नी पूरी देखी, तो बहुत दिल से उनके लिए दुख आया कि अच्छे इंसान जल्दी क्यों जाते हैं।
और रीता जी मुझे लगता है कि जुबिन गर्ग ऐसे इंसान थे ना असम के जिनको लोग वो सिर्फ गानों के लिए फेमस नहीं थे, नहीं, उन्होंने बहुत सेवा की है, उन्होंने असम के लिए जो किया बहुत है, कुछ किया है। ऑफ कोर्स यहाँ के जो नेशनल मीडिया वो इतना कवर नहीं करती है, नहीं हम लोग असम में रह के देखे हुए वो चीज़। हाँ। उनका घर हर टाइम खुला रहता था, कोई भी आएगा खाली हाथ कभी नहीं लाखों लोग रोड पे चलते हुए उनके फिनल के टाइम पे, मैंने इंस्टा पे यूट्यूब पे सारे वीडियो देखे हैं, मैं बहुत कनेक्ट हो गई थी उनका लोगों का प्यार देके कि कोई इंसान बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करने चाहिए, क्यों कि जब हम जाएं तो हमको कुछ लोग याद करें, लेकिन जिनको लाखों लोग याद कर रहे हैं, लाखों लोग उनके पीछे जा रहे हैं और रो रहे हैं, और उतने लोगों की उन्होंने ज़रूर ना हेल्प की होगी, उनको प्यार दिया होगा, पैसों की हेल्प की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान खुद नहीं आते, कई बार भगवान इंसान के रूप में आते हैं, तो हमारे सिंगर वो ऐसे थे। लेकिन रीता जी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा उनके बारे में, काफ़ी लोग तो पैसों से हेल्प कर देते हैं, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व होना ना कोई चीज़ में, वो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर इन्वॉल्व होंगे ना वहाँ पे 50,000 भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, ये चीज़ उनके दिमाग में है, लेकिन फिर भी वो खुद जाके वहाँ पे खड़ा होना और लोगों के लिए हेल्प करना। मतलब कभी भी ऐसा हुआ है ना कि असम को आप जानते हो ग्रीनरी है, तो एक वक्त था कि असम में ना गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना सबको काट दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, मॉल्स बनाना है, ये करना है। तो काफ़ी बच्चे लोग हैं, वो ये वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है आंसू करके, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन करके, उन लोगों ने फिर ये स्टार्ट किया करना कि भाई आप लोग ऐसे पेड़ पौधा नहीं काट सकते हो, असम की पहचान को आप काट रहे हो। तो लोग सुन नहीं रहे, गवर्नमेंट लोग पावरफुल लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आए हुए हैं बनाने के लिए मॉल्स वहाँ पे, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, तो कोई क्यों सुनेगा किसी का। तब जुबिन दा को किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आपको कुछ करना पड़ेगा। एक बार किसी ने बोला, बस बोला कि आपको क्यों करना पड़ेगा, उन्होंने बोला आपको क्यों करना पड़ेगा, मैं खुद आता हूँ वहाँ पे। जिस दिन जुबिन दा वहाँ पहुँचे वहाँ पे 4 से 5 लाख भीड़ थी, उनको देखने के लिए अलग से भीड़ थी, और उन्होंने जो आवाज़ उठाया, मतलब उनका आवाज़ उठाना, मतलब सोच रहे हो पूरा असम में, अगर मतलब ये तो कभी वो चाहते ही नहीं, बट अगर वो बोलते ना कि इन लोगों को असम में घुसने मत दो, लोग नहीं देंगे उनको घुसने, उनका ये पावर था वहाँ पे असम में, और वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, ऐसा नहीं। और वो ऐसा बंदा थे कि आप बाहर उनके घर के बाहर एक पूरी सब्जी वाले लोग बैठते थे खाने के लिए, वो वहाँ पहुँच जाते थे ऐसे नॉर्मल, गार्ड वार्ड कुछ नहीं रहता, वहाँ पहुँच के, और वो क्या करते थे पॉकेट में जितने पैसे हैं ना, वो जब पैसा देना होता है जितना उसके उनके हाथ में आया ना, वो उनको पकड़ा के चले जाते थे। क्योंकि उनकी जो जड़ें होती ना, बोलते हैं इंसान की जड़ें ज़मीन पे ही रहनी चाहिए, कि हम जो मेन है ना अंदर से, वहाँ तक हमारी आत्मा रहनी चाहिए, ऊपर से हम जितनी भी तरक्की कर लें। तो उन्होंने अपने असम को अपने दिल में बसाया हुआ था, और वो अपना असम को पूरा घर ही समझते थे कि ये मेरा घर है, इसीलिए वो इतना प्यार करते थे, और लोग भी उनको इतना प्यार करते थे। और जब आपने आने का बोला कि मैं आ रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, तो मुझे इस बात पर पूरा ध्यान चला गया कि मैं अपने जुबिन दा सिंगर की बात ज़रूर करूँगी, उनके बारे में ज़रूर आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप वहाँ पर रहते हो, उनको मिल चुके हो, तो उनका फील थोड़ा सा मिलेगा तो हमको अच्छा लगेगा कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। हम लोग तो खैर नहीं मिल सके उनको, बट आप मिले हैं तो आप सो लकी हैं जो आपने उनकी ब्लेसिंग ली है। और मेरे मॉम डैड भी बोल रहे थे कि मैंने एक चीज़ अपने पॉडकास्ट जर्नी में गलती किया, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनको कभी भी मैसेज करूँ वो आ जाएंगे, और मैंने असम के बड़े बड़े स्टार लोग का इंटरव्यू लिया, बड़े बड़े सिंगर्स का इंटरव्यू लिया, बट असम के मैंने आप मिस करेंगे वो मैंने बहुत, लेकिन उस मिस करने में भी हमेशा आप उनको याद करते रहेंगे। इसलिए मैं हर इंटरव्यू में जा रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने इनफैक्ट न्यूज़पेपर को भी मैंने इंटरव्यू दिया था रिसेंटली, मैंने उनको भी यही बोला था कि यार जुबिन दा के बारे में तो मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि मुझे उनको इन सब के थ्रू ही मैं याद कर सकता हूँ उनको, और पर्सनली तो पूरा असम उनको बहुत, पूरा नॉर्थ ईस्ट उनको बहुत मिस कर रहा है। अभिजीत ये बताओ, अगर जूम पॉडकास्ट जब आपने पहला किया था तो पहला किसका किया था और क्या फील था आपका करके? रीता जी पहला तो आपको बहुत सारे मेल्स भेजने पड़ते हैं आर्टिस्ट लोगों की, कोई तो आ जाओ कोई मैंने बोला कि यार एक बार तो मैं हर किसी को मैसेज करूंगा, हर किसी को मैं मेल करूंगा, हर किसी को मैं इंस्टाग्राम में डीएम करूंगा कि आपको जो सवाल पूछवाना है मुझसे मैं पूछूंगा। हाँ, बस आप आ जाओ। हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों से। तो ऐसे ही 2023 जुलाई में, मेरे बर्थडे के टाइम में 13 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था पहला पॉडकास्ट, और मैंने
उस वक्त एक मूवी आ रही थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का और एक मीमो चक्रवर्ती, मिथुन दा के बेटे हैं, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। तो वो मूवी आ रही थी, वो मूवी को प्रमोट करना था। तो मैंने किसी से कांटेक्ट लगा के मैंने मीमो चक्रवर्ती जो उनके बेटे हैं उनको मैंने बोला कि आप मेरे इंटरव्यू में आ जाओ, मैं अगर ज़िंदगी में कुछ बन गया ना तो मैं हमेशा हर इंटरव्यू में आपका नाम लूँगा मैं, ये मैं बोला। तो उनको ये चीज़ बहुत 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 उनको सुन के अच्छा लगा। उनको बोला यार ये ऐसा तो किसी ने अप्रोच नहीं किया मुझे आज तक कि मैं ज़िंदगी भर आपके बारे में बात करता रहूँगा, ये किसी ने बोला नहीं होगा आज तक किसी भी गेस्ट को। हाँ, मैंने बोला कि आप आ जाओ बस। तो उन्होंने बोला चलो आते हैं। बोला कहाँ स्टूडियो में? मैं स्टूडियो नहीं, मैं उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और आज मैं अफोर्ड कर सकता फिर भी मैं स्टूडियो में नहीं करता हूँ। और उस वक्त ऐसा था कि मुझे करना है ऑनलाइन, कि ऑनलाइन में बहुत कम लोग कर रहे हैं, और ऑनलाइन का ये चीज़ है मैं कन्वीनियंट के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। मेरा मेन मोटिव है उनका आवाज़ लोगों तक पहुँचाना। वो आप ऑनलाइन करो या आप फिजिकल करो, डजेंट मैटर, आप जैसे भी करके पहुँचाओ। तो मैंने उनका इंटरव्यू जब लिया मीमो चक्रवर्ती का, और मैं मिथुन दा से भी पहली बार मिला था उस वक्त, क्योंकि ब्रीफिंग रहता है बात करने के लिए। तो मैंने उनसे बात किया, मीमो से बोला कि चलो करते, क्या क्या सवाल पूछने वाले हो। तो अब मैं बोला आप जो बोलोगे वो पूछ लूँगा मैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, कल करते हैं इंटरव्यू, ठीक है, जूम में करोगे ना? हम बोला कि आपको कोई और मीडियम में करना है क्या? बोला कि तुम्हारा क्या मीडियम है, तुमको किस में करना है? मैं बोला मुझे तो जूम में करना है, और मुझे तभी पता नहीं था कि जूम पॉडकास्टर को टाइटल मिलने वाला है, बाद में मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला चल जूम में करते हैं। तो वो चीज़ को मैंने बरकरार रखा आगे तक, जूम में ही करना है, गूगल मीट ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, नहीं मैं जूम में करना है, जूम को भी प्रमोट करूँगा, और जूम वाले से भी मैसेज है इसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैंने बोला कि चलो करते हैं। मीमो चक्रवर्ती ने बोला चलो आता हूँ मैं, ठीक है। वो अपने स्टूडियो से, वो अपने शूट लोकेशन से कहीं से वो आए थे, ज्वाइन हुए थे, और उन्होंने बात किया मेरे से, और 20 मिनट का इंटरव्यू था उनसे। और उन्होंने बोला कि यार बहुत मज़ा आया तेरे से बात करके, और ये बात मत भूलना कि अगर तू कुछ बन गया आगे जाके पॉडकास्ट ये इसमें, तो मेरा नाम तू लेगा। बोला ऑफ कोर्स लूँगा, मैंने आपको बोला है हर जगह लूँगा, और मैं आज तक उसको थैंक यू बोलता हूँ। कोई भी एक स्टार्टिंग बंदा है क्यों अपना टाइम देगा, क्यों टाइम देगा? इतना बिजी शेड्यूल में वो अपना टाइम क्यों बोलते देगा? हैं ना, जो शुरुआत कराता ना उसका बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा। और इन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी, वो होता है ना, उंगली पकड़ी है ना। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि इससे आप ना और इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो। उनके वजह से मेरा जो नेक्स्ट गेस्ट था वो आए, क्योंकि आरिफ जकारिया करके उनका एक मूवी था हॉन्टेड करके, हॉन्टेड करके उन्होंने मूवी किया मीमो ने, उसमें नेगेटिव रोल करके आरिफ जकारिया करके एक बहुत वेटरन एक्टर है, उनका मैंने सेकंड इंटरव्यू लिया था। तो उनकी वजह से आए थे, क्योंकि मेरे पास तो लिस्ट ऑफ इंटरव्यूज नहीं है ना बताने के लिए कि मैंने इनका इंटरव्यू लिया। तो मैंने आरिफ जकारिया को बोला कि मैंने हॉन्टेड के मीमो चक्रवर्ती का ले लिया इंटरव्यू, अब मैं आपका लेना चाहता हूँ। बोला कि चलो अभिजीत मैं करता हूँ आपके साथ इंटरव्यू। तो उनके वजह से दूसरा इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल गया, और उस वक्त भी मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। आज जो मैं लाखों व्यूज़ देख रहा हूँ इंस्टाग्राम में, वो अब मुझे आज थोड़ा बहुत फील होता है कि भाई कितना मेहनत लगा पहुंचने में। मेहनत लगी, वो मेहनत तो लगती है। उस वक्त 500 आ गया, 200 आ गया, 200 व्यूज़ 500 व्यूज़ में अटकते थे। अभिजीत, आपसे बातें करके बहुत सारी चीज़ें हमको समझ आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे को समझनी भी है, और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। एक जूम पॉडकास्ट और एक नॉर्मल पॉडकास्ट जैसे हम कर रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सो बेसिकली जब मैंने शुरू किया था ना, मुझे तो पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि अगर मैं किसी एक्टर को बुलाऊंगा या फिर एक्टर का इंटरव्यू लूँगा, उस दोनों में फ़र्क क्या है। हाँ। मुझे वही पता नहीं था, कि मैं कभी मिला ही नहीं था लाइफ में कि यार कोई एक्टर मेरे को टाइम क्यों देगा, वही नहीं पता था मेरे को। तो मैंने बोला कि चल जूम में करते। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ़र्क में आता हूँ, पर फ़र्क के आने के पहले ये बताता हूँ कि प्रोसेस सेम ही होता है कि आपको मिलना है, ब्रीफिंग करना है, आपको उनको समझाना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। आजकल इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आप शीशे के पीछे हैं, लाइव नहीं है सामने बस। आजकल ऐसा है कि आजकल बस मिलते हैं, क्या क्या बात करने वाले हैं पॉडकास्ट में, ऐसे बॉन्डिंग बनाने के लिए मिलते हैं कि जब हम लोग आएंगे जूम में एक दूसरे के सामने, तो अपने को अलग फील नहीं होना चाहिए कि भाई कोई पहले बार मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मैं आज इसलिए आज बहुत सारे जितने भी गेस्ट हैं सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज मैं सबके साथ पार्टी करता हूँ, सबके साथ मैं जाता हूँ, एक फैमिली बन गई है।
तो मैंने कभी ये फ़र्क तो मैंने कभी नोटिस किया ही नहीं कि ये दोनों जगह में फ़र्क क्या है, क्योंकि मैं जैसे कि अभी आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे पता है कि बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वाइब मिल रहा है, तो वो चीज़ मैं ऑफ कैमरा मिल के कर लेता हूँ उनके साथ कि भाई ये बंदा किस तरह सोचता है, और मैं उसी टाइम जब बैठता हूँ बात करता हूँ मुझे समझ में आता है कि क्या क्या पूछना है इनसे और किस तरह का सवाल पूछना है, और वो सवाल मैं वहीं पूछता हूँ। उस वक्त तो पहले तो मेरे को ब्रीफिंग क्वेश्चनर भी बना के देना पड़ता था, जो कि एक फॉर्मेटिंग रहता है क्वेश्चनर का कि ये सवाल पूछने वाला हूँ मैं। बट आज ऐसा है कि आज सिर्फ बॉन्डिंग बनाने जाता हूँ, आज सिर्फ अपना एक रैपो बनाऊंगा उसके साथ कि सो दैट कि इन फ्यूचर कभी हमको काम आ सकता हूँ, एक दूसरे की हेल्प। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बॉन्डिंग इतना काम आया कि मैंने जितने भी इवेंट कभी भी, मैं रोटरी क्लब एक है बॉम्बे में, बे व्यू करके मरीन लाइन के सामने है, तो मैं वहाँ पे मेंबर भी था, तो अभी नहीं हूँ मैं, बट वहाँ पे उस वक्त था। तो उन लोगों को आर्टिस्ट चाहिए थे स्पीक के लिए, बात करने के लिए, कोई एक्टर्स चाहिए थे। मैंने आज तक जिनको भी बोला है सब लोगों ने हाँ बोला है, किसी ने मना नहीं किया है कि मैं बिजी हूँ या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, सब लोग आए। और इससे मुझे मालूम चलता है कि यार कि वो लोग कितना रेस्पेक्ट करते हैं मुझे, और वैसा वर्सा मैं भी कितना रेस्पेक्ट करता हूँ उनको। बहुत कुछ सीखने को, और मैं हमेशा मानता हूँ कि जब भी मैं मिलता हूँ ना इन्फ्लुएंसर लोगों से, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, चाहे वो बिजनेसमैन हो गए, चाहे वो सिंगर्स हो गए, चाहे वो एक्टर। रिसेंटली मैं पापोन से मिला था, पापोन वन द काइंडेस्ट गाय, वन द काइंडेस्ट हर्ट, कि जो बोलता है दिल से बोलता है, और वही कि उनके बातों में लगता ही नहीं है कि ये इज अ बिग सिंगर फ्रॉम असम में तो बहुत फेमस है ही वो, अभी तो पूरे इंडिया में उनको लोग जानते हैं। तो जब भी आप मिलते हो ना, आप और ग्राउंडेड रहते हो इन लोगों से, भाई इन लोगों को एटीट्यूड नहीं है, और ग्रो भी करते हैं। और ग्रो भी करते हो, इतना कुछ हमको सीखने को मिल जाता है, इसीलिए पब्लिकली हमको जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ताकि हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रिश्ते बनते हैं। और हर इंसान आपको कंट्रीब्यूट करता है, yes. हर इंसान, छोटे से बड़े लोग आपको कंट्रीब्यूट करता है आपके ग्रोथ में, ये मेरे को लगता है। और पॉडकास्ट जैसे हमारे दर्शक जो सुनने वाले हैं, जैसे मुझे भी देखते हैं तो लोगों को लगता है कि आप पॉडकास्ट कैसे कर लेते हैं। तो अभी आप तो नंबर 1 पॉडकास्ट जूम पॉडकास्ट के हो, तो मेरे से ज़्यादा आप फेमस हो ना। मैं तो अभी शुरुआत है, बट मैं चाहती हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं आपसे कि हमको 3 चीज़ें क्या अपने माइंड में, दिमाग में रखनी चाहिए कि हमको पॉडकास्ट करना है। इसके लिए हमको 3 चीज़ें आपको बतानी है कि कौन सी रेडी रखनी चाहिए जिससे कि हम अच्छे पॉडकास्ट कर सकें, या फिर कौन सा टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए कि जिससे कि हम उस पॉडकास्ट को एक अच्छा बना सकें। देखिए, हमारे अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए ना कि हम कैसे उसको अच्छा कर सकेंगे। देखिए, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक ये बहुत सारे लोग को भी एप्लीकेबल करेगा। इसीलिए मुझे लगता है ना, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जब मेरे को स्कूल में लगा था कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो मैंने कम्युनिकेशन पे काम किया। मुझे पता है कि त को मैं ट बोलता हूँ, तो मैं त पे काम करूँगा जी, समझ रहे हो मैं, कि एक वर्ड को पकड़ूंगा, मुझे इसमें मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम को मैं रेक्टिफाई कैसे करूँगा, ये प्रॉब्लम को मैं सुधारूंगा कैसे। तो ये चीज़, मतलब इसका सिंपल वर्ड में बोलता हूँ कि आपको अपना प्रॉब्लम ढूंढना बहुत जरूरी है। अपनी कमी को ढूंढ के उसको क्लियर, आप अपनी कमी को ढूंढो और क्लियर करो, क्योंकि जब आप बड़े बड़े लोग के सामने बैठ के बात करोगे ना, आपको कभी भी ये लगना नहीं चाहिए कि यार वो किस तरह से आपको जज करेंगे। लेकिन बहुत कम लोग जज भी करते हैं, ये भी मैं बोलता हूँ, लोग जज नहीं करते अगर आप कॉन्फिडेंट है। सब कॉन्शियस कभी कभी अपने अंदर होता है, बाहर नहीं पता, और वो कॉन्शियस कहीं ना आपको डिमोटिवेट भी करता है, और आपको आप और जो आप बोलना चाहते हो वो आप नहीं बोल पाते। तो वो चीज़ मुझे लगता है सबसे पहला चीज़ कम्युनिकेशन पे काम करो। सेकंड है एटीट्यूड। आप जैसे भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो प्रेजेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह का, जैसे कि मुझे पता है, मैं जब भी किसी भी इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलता हूँ, जैसे कि मैं पहले मिथुन दा से मिला था, मिथुन दा से मैं मिला था, तो मैं स्ट्रेट होके मैं हेलो नहीं बोला, मैं हल्का सा बैंड होके हेलो सर वो बोला। तो ये बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ सिखाएगा लाइफ में, और बहुत कुछ आपको काम भी आएगा इन फ्यूचर कि आप। और आप जब बात करते हो लोगों से, आप कैमरा के सामने, आप कोई एक्टर बैठा है या कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी बैठा है, आप बात कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त वो आपका गेस्ट है, आपको जितना इम्पोर्टेंस है उनको देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कैमरा बंद, वो गए,
आप अपने आप से आप बोलेगे चलो यार ये इन्होंने बोला है कंट्रोवर्शियल चीज़, चलो ये डालो। नहीं, ये मेरे इंटरव्यू में आप जितने भी देखोगे नेचुरल होना चाहिए। कभी नहीं। आपको मैं बताता हूँ, अभिजीत सावंत का जब मैंने लिया था इंटरव्यू, वो बंदे ने कितने कंट्रोवर्शियल चीज़ बोले थे मेरे इंटरव्यू में। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बोला था कि इस सिंगर के बारे में, ये सिंगर, मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या बोले थे, बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला था। लेकिन मैंने उनको पर्टिकुलरली कॉल करके बोला कि आपने ये चीज़ बोला है कि आप चाहते हो मैं रखूँ? तो बोला कि यार आई थिंक हटा देना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है आप जैसा बोलो। तो मैंने एडिट किया, सब कुछ किया, फिर मैंने उनको भेजा, उनकी तरफ से आया ओके, तब मैंने डाला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने गलती से फ्लो में ये चीज़ बोल दिया, निकल जाता है मुंह से, निकल जाता है, तो वो चीज़ आप हटा दो। तो ये चीज़ को मैंने हमेशा रिस्पेक्ट दिया। मैंने ये नहीं बोला यार इससे मेरा व्यूज़ आएगा, नहीं, मैंने हमेशा गेस्ट का सुना है, क्योंकि भाई वो आदमी अपने लिए टाइम निकाल के आ रहा है, आपको टाइम दे रहा है। तो मेरे लिए तो उस वक्त माँ बाप जो बोलते हैं ना वही है भाई। और तीसरी चीज़ बतानी है आपको, आप घर से निकलो, सोशलाइज करो। और बहुत लोग का एक चीज़ और मिसकंसेप्शन है, जब मैं सोशलाइज करने जाता हूँ यंग बच्चों के साथ, जो यंग लोग हैं मेरे से जो यंग हैं, उनके साथ लगता है कि उनको वो बोलते हैं कि यार सोशलाइज करने के लिए आपको ड्रिंक करने की ज़रूरत है, आपको लोगों के साथ स्मोक करने की ज़रूरत है। कौन बोला है आपको करने? सोशलाइज का मतलब दारू पीना नहीं होता है। सोशलाइज का मतलब ये होता है कि आप बाहर निकल के अपने आप को लोगों के सामने कैसे पेश कर रहे हो, ये सोशलाइज का मतलब होता है। सोशलाइज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रिटिश वाले लोगों ने स्टार्ट किया था कि कैसे बाहर निकल के लोगों से मिलना है, करना है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि निकलना है तो आपको दारू ही पीना है, दारू ही पीना। ठीक है, ये चीज़ आप कभी दिमाग में डालो ही मत कि आपको सोशलाइज क्या करना है। क्योंकि मैं बहुत जगह बोलता हूँ सोशलाइज करना है, तो लोग बोलते हैं कि हाथ में तो ड्रिंक होंगे तभी लोग आएंगे बात करने। ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर कुछ है ना। पानी का ग्लास लेके भी आप बातें कर सकते हैं। पानी आपके अंदर कुछ है तो आप लोगों के सामने प्रूफ करो ना। अगर आप प्रूफ कर सकते हो ना, आधा काम वहाँ हो गया। तो इसलिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि घर से निकलो। आप घर में बैठ के ये सोचोगे कि मुझे आज ये कॉल आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं होने वाला। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको बाहर निकल के लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने बैठना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो मार्केट में। ये मुझे लगता है उसका तरीका ही यही है, रियल तरीका यही है। अभिजीत सिंह जी से हम अगला क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम भी इनके जैसे ट्रेंड हो जाए, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, यंग बच्चे जो जूम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कि जूम पॉडकास्ट करना चाहते हैं, वो हम सारी बातें कोशिश करेंगे इनसे सीखने की। अभिजीत, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि जब आपके पास गेस्ट आ जाते हैं स्क्रीन पे सामने, तो आप उनको कंफर्टेबल कैसे करते हैं? कुछ लोग थोड़े नर्वस भी होते होंगे, कुछ लोग ज़्यादा बोल देते होंगे, तो उनको उनका माइंड सेट है, उनको रिलैक्स कैसे करते हो आप? रिलैक्स सीता जी, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल राइट है कि मैं जब स्क्रीन में किसी से बात करता हूँ तो लोग तो वो एडिटेड पोर्शन देखते हैं, उससे पहले का क्या बात है ये है। तो मैं उनको सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कभी भी लगे मेरा सवाल कि ये सवाल आपको जवाब नहीं देना है, आप मेरे को बता दो। आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब रिकॉर्डिंग ऑन होता है ना, तो लोग को लगता है कि अगर मैं मना करूंगा ना, ये क्लिप कहीं निकाल के वो डालना दे कि यार ये जवाब का जवाब दिया नहीं, तो लोग सोचेंगे यार ये। फिर लोग क्या है कि वो आर्टिस्ट को बोलना स्टार्ट कर देंगे कि ये जवाब भी नहीं दे रहा है ये चीज़ का, इसको तो जवाब देना चाहिए, इसका क्यों नहीं दे रहा जवाब। तो लोग को ये रहता है। तो मेरा सिंपल सा है कि यार देखो, आप गेस्ट हो, आप मेरे लिए आज ये जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपको जो जहाँ लगे कि मुझे जवाब नहीं देना है, लेट मी नो। और मेरी टीम बैठे रहती है वहाँ पे, और वो लोग वहीं पे वो मार्कअप करते रहते हैं कहाँ कहाँ एडिट करना है, कहाँ कहाँ बोल ये बोल रहे कि ये वाला पार्ट हटा, ये वाला पार्ट मैंने बोल दिया बट ये वाला पार्ट कोशिश करना आप मत रखना। तो वो लोग नोट कर देते हैं, वो वाला पार्ट हम लोग एडिटिंग में ही निकाल देते हैं। और मेरे को आज तक मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ ले लिए, और किसी ने आज तक कंप्लेन नहीं किया कि मैंने क्या बोल दिया या क्या कर दिया। और मेरा नॉर्मली भी इतना कंट्रोवर्शियल सवाल होता ही नहीं है, क्योंकि मैं इंस्पायर करने के लिए वो कोशिश करता हूँ। मैं
मैं एक टॉपिक पकड़ता हूँ कि ये टॉपिक के बारे में बात करना हो। जैसे कि मैं रिसेंटली मैं एजुकेशन पे बहुत मैंने हाईलाइट किया था। जैसे कि मैंने काफ़ी आर्टिस्ट लोग से बात किया था कि बहुत लोग का ये डाउट होता है कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है? तो बड़े बड़े एक्टर, गुलशन देवैया करके एक एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने बोला, आदिल हुसैन, उन्होंने भी इसके ऊपर बात किया था। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात किया है। तो लोगों ने बोला कि यार पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, करना है आपको। आप ऐसा मत सोचो कि माँ बाप से भाग के निकल के आके एक्टर बनना है, क्योंकि वी ऑल नो कि क्या स्ट्रगल जाती है यहाँ पे, और कुछ ही लोग बनते हैं। और वो देखो, कुछ ही लोग बनते हैं, ये तो बात का बात सवाल है, लेकिन आप ना यहाँ का आप मेंटल स्टेबिलिटी जो है ना, आप उसमें आपको आने में बहुत टाइम लग जाता है कि लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे, आपको इतना नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग निकल के चले जाते हैं यहाँ से। जैसे कि जुबिन दा ने भी आपको एक इंटरव्यू देखोगे, उसमें बोला था कि वो बॉलीवुड में नंबर 1 सिंगर बन गए थे। या आली करके गाना आया था उनका गैंगस्टर में, उसके बाद उनको नेशनल अवार्ड मिला और उसके बाद वो नंबर 1 सिंगर बन गए थे। उन्होंने बहुत बॉलीवुड में गाना गाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया पीक में। उन्होंने ये बोला था कि मुझे बॉम्बे बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा, आना है असम में। बोले मैं राजा हूँ यहाँ, मैं राजा हूँ, मैं यहाँ पे, आपको आना है तो आप यहाँ पे आओ। तो वो कभी नहीं गए। इनफैक्ट एक स्टोरी ये भी था कि रोहित शेट्टी ने उनको बुलाया था एक फिल्म के लिए गाना गाने के लिए। हाँ, तो उनको वो गाना अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि ऑडियंस लोग पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने रोहित शेट्टी के मुंह में मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं गाऊंगा, वो निकल गए वहाँ से। तो प्रीतम था वहाँ पे, प्रीतम ने बोला कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, राजा है भाई, ये जहाँ पे रहता है ये ऐसा ही करता है। तो वो इंटरव्यू मैंने भी देखा था। मैं बोला कि यार ये सिर्फ जुबिन दा ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता था, तो मुझे पता है ये जुबिन दा कर सकते हैं, ऐसा रिप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि नहीं तो असम से कोई को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बॉलीवुड में, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और इतने बड़े बड़े गाना गाए इन्होंने, जुबिन दा ने, उसके बाद पीक में आके उन्होंने छोड़ा है। तो ये बहुत कम लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने असम कल्चर को प्रमोट किया, असम में जाके वहाँ पे प्रमोट किया। आज वो चाहते हैं तो आज बॉलीवुड में एक एक गाना गा सकते थे, टॉप टू टॉप लेवल उनको लेने के लिए मर रहे थे, एक वक्त था। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को अगर आपको काम करना है, आपको यहाँ आओ, मेरे को सुनाओ। उनके अंदर अपने हुनर की ताकत इतनी ज़्यादा ना, पावर उनमें इतनी ज़्यादा कि वो डंके की चोट पे बोल सकते हैं, जिसको काम चाहिए यहाँ पे आओ, मैं नहीं आऊँगा। वही है, वी ऑल लव यार जुबिन दा को। तो अभिजीत, मुझे अगला सवाल आपसे ये है कि आप जूम पॉडकास्ट जब करते हैं तो कोई टेक्निकल आपके पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं या कुछ सीक्रेट चीज़ें कौन सी होती है कि जिससे कि हम जूम पॉडकास्ट हम करते हैं, कि लोगों को समझ आना चाहिए, सिर्फ फ़ोन ऑन करके ही नहीं बैठना होता, और भी चीज़ें होती होंगी, क्या पार्ट यूज़ करते हैं, कुछ तो चीज़ें होंगी। करेक्ट। तो जूम पॉडकास्ट में मेरा एक लैपटॉप सेटअप रहता है। तो एक लैपटॉप आगे रहेगा और लोग को पता नहीं बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में टीम बैठे रहती है ऐसे करके राउंड एक। हाँ, मैंने बैकग्राउंड पे थोड़ा ध्यान दिया है, 3 फ्रेम रखा हुआ है मैंने। हाँ, और वो फ्रेम को ही दिखता है मोस्टली। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो होटल के रूम हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरा स्टूडियो टाइप बना हुआ है, घर पे सेटअप है, तो वो रहता है। और साउंड पे मैं ध्यान देता हूँ कि साउंड कैसे आना है। तो एक आजकल इन एडेप्टर करके आता है, मैकबुक में लगता है, तो वो मैं लगाता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि आप साउंड कैसा कर रहे हो, क्या किस तरह से उनको उनके कान में आ रहा है। और क्या रहता है ना कि आपको पोजिशनिंग ऑफ द गेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बहुत लोग चाहते हैं कि अपना, क्योंकि आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे, हर इंसान ने, हर सेलिब्रिटी ने मेरे साथ कोलैबोरेशन किया है, और हर आदमी ने मेरे साथ कोलैबोरेशन किया है। तो कोई और इंसान ना ये सोचता है कि मैं ज्यादा दिखूं स्क्रीन में, क्योंकि उनकी जनता देख रही है ना, तो मैं अपने आप को प्रमोट करूं। बट मेरा दिमाग में कभी ये था ही नहीं। मुझे पता है कि ये इस इंसान को पहले हाईलाइट करना है, और स्क्रीन में ऑफ कोर्स लेफ्ट राइट में मैं दोनों दिखेंगे, लेकिन जब वो बोल रहे हैं ना, उनको बड़ा स्क्रीन पूरा दिखेगा। जब तक वो पूरा खत्म नहीं करते। जब मैं बोलूंगा तब मैं अपने आप को फुल स्क्रीन में नहीं रखता, दोनों साइड में रखता है। मतलब वो इंसान को मैं हर टाइम रखूंगा, पूरा दिखना चाहिए, क्योंकि लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए आ रहे हैं, उनकी जनता, उनके प्रोफाइल भी दिखेंगे ये वीडियो। तो ये चीज मैंने हमेशा ध्यान दिया था, क्योंकि साउंड हो गया और पोजीशनिंग, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ध्यान रखनी पड़ती है। तो अभी आप मुझे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब भी आपको ये खिताब मिला कि आप नंबर 1 जूम पॉडकास्ट नंबर 1 है, जो भी आपको ट्रॉफी मिली होगी या जिस स्टेज पर मिली होगी, आपका उस समय का मोमेंट, जो खुशी मन में थी, और आपने पहला फ़ोन किसको किया था? मैं आपको बताता हूँ, मैं असम में था उस पर,
मैं असम में कोई इवेंट में ही गया हुआ हम्म। था। ये टाइम है, मुझे डेट भी याद है, ये 22 मई का टाइम है। ओके इसी 2025 में मिला था ओके। मुझे। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, घर पे बैठा हुआ था। तो एक मीडिया आर्टिकल असम का ओके पॉपअप होता है। ओके। हाँ, हाँ और मतलब होता है ना फोन में हाँ, article आ आया, जाता कुछ आया, है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐसा आया। तो वहाँ पे इंडिया टुडे करके नॉर्थ ईस्ट का भी है। यस। तो वो उसका पॉपअप हुआ हम्म। कि अभिजीत सिंह इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट ऐसे करके आया। हम्म। ठीक है, जो पॉडकास्ट आया, तो मैंने देखा, मैंने बोला कि कोई और का हो सकता है, ये हो हम्म। सकता है। मैंने तब हम्म। खोला नहीं था, ये मैंने हम्म। इतना सीरियसली नहीं लिया था। हम्म। तो मेरे दोस्त लोग जो असम में रहते हैं, हम्म। हाँ, वो लोग ने तो कितने लोग हैं, सबके फोन में आया होगा या देखते हैं उन्होंने देखते खोल के हैं। देख लिया होगा। हम्म। उनको भी लगा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने फोटो देखा होगा खोल हम्म। के, मेरा फोटो था। हम्म। और यस, ये वाला ही फोटो था हम्म। जो उन लोग ने ये यूज किया ओ। था। हाँ, हम्म। ये फोटो था। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा। हम्म। हाँ, तो और उस वक्त तक वो नोटिफिकेशन चला गया था फोन में, क्योंकि 3-4 घंटा हो गया था, बहुत सारे जी। नोटिफिकेशन आ गया, तो वो मैंने हटा दिया, मैंने खोला भी नहीं था उसको। हम्म। क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था, मुझे इंडिया का नंबर 1 जो पॉडकास्ट है नहीं देंगे, और भी लोग होंगे करने वाले, मुझे क्यों देंगे वो लोग। तो मैंने तो सीरियसली लिया नहीं। तो उसके बाद उन लोग ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिए। और मेरे दोस्त लोग का पुराना आदत है उनका कि यार वो लोग ना कुछ भी मॉर्फ करके मेरा फोटोज डाल के डालते दिखाते हैं। तो मुझे लगा ये लोग मेरे साथ प्रैंक खेल रहे हैं या हम्म। तो मैंने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो मैंने अपने पापा के साथ मैं अपने पापा के साथ बैठ के बात कर रहा था। और पापा जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, ये करता हूँ, पॉडकास्ट के रिलेटेड ही बात कर रहा जी। था। तो पापा ने बोला कि कुछ आया था मीडिया से, कुछ मैसेज आया था, ना नोटिफिकेशन आया था, देखा क्या? क्या आया था? तो पापा ने बोला कि देख, इंडिया का नंबर 1 जूम पॉडकास्टर तेरे को बनाया गया है। पापा ने भी बहुत लाइटली बोला। ऑफकोर्स वो खुश बहुत थे, लेकिन बहुत लाइटली उन्होंने रिएक्शन दिया अपना। मैं बोला कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, इंडिया का नंबर 1 कैसे बना सकते हैं मेरे को। तो उसके बाद पापा ने क्या किया, घर पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ था साइड में, तो उन्होंने लिया, तो उन्होंने लिखा हु इज इंडियाज नंबर 1 जूम पॉडकास्ट, गूगल में लिखा। सर टेस्ट किया गूगल में है। गूगल में मेरा नाम पहले आ गया, और फोर्ब्स मैगजीन सब में के लोगों ने वो चीज़ प्रिंट किया था। मैं बोला कि ये सही है यार, ये तो होता है ना कि आप विश्वास उस वक्त भी नहीं करते हो, नहीं होते, कभी कभी बॉडी को समझ ही नहीं आता, दिमाग को कि ये हुआ कैसा ना। तो मैंने उसके बाद दूसरे फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से मैंने फिर गूगल किया, ये बोला यहाँ पे भी आ रहा है यार, ये हो गया। तो उस वक्त का मेरा था, मेरा सबसे पहले फ़ोन गया था मेरी बहन को, जो कि बहुत बड़ी सपोर्टिव थी। मेरी बहन को गया था और मेरी वाइफ को गया था, आकांक्षा। इन दोनों को मैंने कॉल किया था। आकांक्षा उस वक्त भोपाल में थी। ओके। भोपाल में मॉम डैड के साथ थी उस वक्त, मेरे साथ सामने आई हुई थी। तो मैं वहाँ पे आकांक्षा कॉल किया, मैंने बोला नहीं कि मैं इंडिया का नंबर, मैंने बोला गूगल करो ये चीज़। तो बोले कि अरे वाह, वो बहुत खुश हुई थी। मेरी बहन तो हर चीज़ में खुश होती खुश है, है, मैं तो छोटा मोटा भी कुछ करो तो वो खुश है। बहनें होती ही ऐसी हैं। और मैं आज जो भी कुछ हूँ तो वो मेरी बहन की वजह से। मैं आज बॉम्बे में रह रहा हूँ मेरी बहन की वजह से। क्या नाम है बहन का? अंकिता। शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर में से आप उनको गिन सकते हो। वो उन्होंने एक्चुअली जो लॉ फर्म है उनका ही बेसिकली उन्होंने ही वो किया था। अंकिता को मेरी तरफ से मैसेज देना कि मैं उनका पॉडकास्ट करूँगा। डन। पॉडकास्ट भी बोल देती हूँ, इनवाइट करती हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों से, जैसे कि मेरी पहचान ये मैगजीन है सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज़, तो मैं ऐसी सक्सेस लेडीज़ को ज़रूर बुलाती हूँ स्पेशल कि हमारे साथ आए और अपनी जर्नी शेयर करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसके लिए। राइट। और क्या है ना, उनकी जर्नी को देख के वो भी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। उन्होंने बहुत मेहनत किया लाइफ में, फिर अपना खुद का स्टार्ट करना, उसके बाद मेरे को सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज जो भी कर रहा हूँ कर रहा हूँ। वो सपोर्ट नहीं करती तो और मेरी वाइफ का एक चीज़ है कि उनके आने के बाद मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। हमारी शादी 2023 में हुई थी, फेब में हुई थी, और उन्होंने बोला था मेरे को कुछ अलग करना चाहिए। हाँ, तुम यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हो, ये कर रहे हो, बट चलता है, लेकिन अगर तुम बोल पाते हो, तुम पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहे हो, तो उसी में करो। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। तो मैंने 2-3 महीने सोचा, मैंने उसको बोला मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, जूम पॉडकास्ट। अब पता नहीं कौन आने वाला है, मैं बोला कि छोटे मोटे किसी को मैं नॉर्मल लोग को लेके आऊँगा, बच्चों लोग से बात करूँगा।
मुझे पता नहीं था कि ये सेलिब्रिटी पॉडकास्ट बन जाऊं या सेलिब्रिटी लोग को लेके आऊं, मुझे आइडिया नहीं था। क्या आप सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। इतना ऊपर तक आप सोच ही नहीं सकते। नहीं। मैंने बोला तो ये तो जब मीमो आया तो मैंने उसको बोला कि मैं इसका इंटरव्यू लूंगा, बोला कि ये शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ होगा। उन्होंने जो सपोर्ट किया, और मैं लकी चाम भी बोलता हूँ लकी, यस, कि होता है। वाइफ कभी कभी आते तो हमारी तकदीर बदल जाती है। हाँ। यस। और कौन से सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिसका कि आप सपना देखते हो कि ये मेरे जूम पॉडकास्ट में मेरे साथ होंगे, या अभी आप सोचते हो कि इनको आना चाहिए? मैंने मैं सपना तो बहुत लोग को लाना चाहता हूँ, बहुत लोग को, लेकिन मेरे अभी फ़िलहाल टॉप में है, मैं अरिजीत सिंह का करना चाहता हूँ। अरिजीत सिंह से मैं बात करना चाहता हूँ जी। एक बार मैं मिलने का मुझे मौका मिला था उनसे, और उस वक्त तो मैं कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर पाया, कि थोड़ा सा मैं उनसे बैठ के बात किया, लेकिन मैंने पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी किया नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कुछ और टॉपिक निकाल दिया, और उनके पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक पॉडकास्ट का निकाल ही नहीं पाया उनके साथ। तो एक तो अरिजीत सिंह हो गया, और दूसरा मैं एक्टर्स को लाना चाहता हूँ, मतलब जो फिल्म स्टार जो इम्पैक्ट डाले। यस। बहुत अभी रिसेंटली मैंने फैमिली मैन के लोग का मैं इंटरव्यू लिया, फैमिली मैन सीजन 3 आया, तो उनके एक जो फैमिली मैन में जो मनोज बाजपेयी के बेटे बनते हैं, उनका इंटरव्यू लिया। वो भी फैमिली मैन वालों ने मुझे कॉल किया कि इनका आप इंटरव्यू लो, और देख के काफ़ी ये इंस्पायर होते हो आप उनको देख के कि बच्चे लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। और मैं जयदीप अलावत से बात किया था, अब मोस्टली वो भी आ जाए जल्दी, तो वो एक है कि मैं अच्छे से एक्टर्स को लाना चाहता हूँ। देखो आप एक होता है कि आपने जर्नी खुद से कैसे बनाया है। मेरा पॉडकास्ट का मतलब ही ये है, मेरे चैनल का मतलब ही ये है कि लोगों ने किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह से आप उनको इंस्पायर करो। और आप जब लेके आ रहे हो ना, आप उनको इंस्पायरिंग स्टोरी होना बहुत जरूरी है, कि अभी आप मनोज बाजपेयी हो गए, जयदीप अलावत हो गए, इनके पास स्टोरी होंगे। हाँ, उनकी अपनी जर्नी की अलग अलग तरह की, सबकी अपने लेवल की स्टोरी होती है, अपनी स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल किया उन्होंने, उसका अलग स्टोरी होगा, तो वो चीज़ मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आदिल हुसैन का मैंने इंटरव्यू लिया था, उनका अलग स्टोरी था, उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया कि कैसे आसाम से निकल के बॉलीवुड में उन्होंने काम किया। फिर बहुत सारे सिंगर्स के इंटरव्यूज मैंने लिए, तो सबका अलग अलग स्टोरी था। तो मैं मोस्टली लोगों के स्टोरी से खुद इंस्पायर होना चाहता हूँ, इसलिए मेरा मोटिव है। आपकी लाइफ में सक्सेस का क्या मतलब है? थोड़ा सा ज्ञान बांटिए हमारे दर्शकों को कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। हर एक का अलग अलग सोचने का तरीका होता है। आप क्या सोचते हो कि सक्सेस क्या होती है? फॉर मी सक्सेस मतलब आप ना जब सुबह उठते हो ना, तो आपके साथ आपके माँ बाप हो, आपकी बहन, आपकी वाइफ, फैमिली, मुझे लगता है ये सक्सेस है। अगर आज वो लोग मुझे देख के बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो सक्सेस है। यस। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। आज काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ प्लेसमेंट करके ब्रांड को, मुझे ऑफर भी आते हैं, बट मैं वो चीज़ अगर मैं इंटरप्ट करूँगा ना बीच में, अभी कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले लोग अप्रोच कर देते हैं जी, आप इनका इंटरव्यू, क्योंकि मैं स्टोरी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं इनका लेने वाला हूँ, तो लोग बोलते हैं कि आप इनसे बात करवा दोगे या आप बात कर दोगे जब इंटरव्यू लोगे। तो मैं बोला कि यार कोई मतलब ही नहीं है ना कि आप से मैं उनसे कुछ और बात कर रहा हूँ और बीच में गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ सीक्वेंस में नहीं बैठे, क्यों करूँ? आपके पास कोई एजुकेशन पर्पस का कुछ है तो बताओ, तो मैं जरूर करूँगा, फ्री में भी करूँगा, अगर जिसको लोगों को फायदा हो। तो ये चीज़ मैंने कभी पैसों को कभी इतना मायने नहीं दिया मैंने क्रिएटिव काम में, तो ये चीज़ लगता है। और मुझे लगता है सक्सेस तो बस यही है कि परिवार वाले सब साथ में हो, आप एक फोन करके उनको बता सकते हो कि भाई मैंने ये अचीव किया है, मैं ये कर रहा हूँ। फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। फैमिली के बिना तो मैं मतलब आज जो चल ही नहीं पाऊंगा। जिस दिन ऐसा होता है ना कि यार कि मैं सुबह उठूँ और मुझे कभी लगता है कि यार मेरे को फियर भी रहता है बहुत पहले से कि उठूँ और मेरे को कोई बात करने को नहीं रहे। ये चीज़ मेरे अंदर में हमेशा बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि सक्सेस अगर हमको मिल गई और हमारे पास वो लोग ही नहीं है, कई बार हम अपने रिश्ते हमारे छूट जाते हैं हमारी गलती की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से, तो फिर वो लगता है कि हम सक्सेस बताएं किसको।
अपने होने चाहिए, है ना? चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाले लोग से मिला हूँ और वो लोग अकेले हैं वो लोग। हाँ मतलब उनकी लाइफ में खुशी नहीं है, वो बोलते मेरी लाइफ में खुशी नहीं है, बस बड़े घर हैं लेकिन अकेले घूमते अकेले हैं। घूम रहे हैं। मेरी लाइफ में वो हैप्पीनेस जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिल रही है। और मैं बहुत मीडियोकर लेवल के लोगों से मिला हूँ, उनकी लाइफ में इतना कुछ नहीं है, बट वो अपनी छोटी दुनिया में ना यस, खुश है। जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस वो है कि हम हर हाल में सम रहना सीख जाए ना, कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, आज दुख है सुख है कोई भी परेशानी है, फिर भी हमारे चेहरे पे ना वो स्माइल होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं, हम अच्छे जा रहे हैं, मुझे ये समझ में आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यस, सक्सेस इज इक्वल टू फैमिली। यस, और ये मेरी जो पहचान है, मेरे जो पॉडकास्ट का नाम पहचान है, तो पहचान का मतलब आपको क्या लगता है कि पहचान का मतलब क्या होना चाहिए? पहचान का मतलब है कि आप अपने आप को कितने अच्छे से पहचान पा रहे हो, अपने आप को किस तरह से आपको पता है कि आप के अंदर काबिलियत क्या है, और अपने आप को किस तरह से आप लोगों के सामने रख रहे हो। वो आई थिंक मुझे लगता है पहचान होना चाहिए लोगों के अंदर, कि पहचान का रियल मीनिंग यही है कि खुद को पहले पहचानो, लोग जज मत करो कि ये है तो मुझे ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है। कुछ चेंजेस करना तो अपने अंदर करो, अपने आप को पहले पहचानो, कि दिल से पहचानो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और किस तरह से आप अपने आप को पहचान के आगे बढ़ सकते हो। अपने आप को आप अगर अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन आपको रियलिटी चेक मिल गया ना, आप खुद ब खुद आप सही रास्ता में चलने लगते हो। और मेहनत इज मस्ट। मेहनत तो सबसे पहले ना, मेहनत के बगैर तो कुछ है ही नहीं। अगर आपकी डेस्टिनी में, आपकी तकदीर में कुछ भगवान ने कोई चीज़ें लिख दी हैं, बट आप उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे, उतनी मेहनत नहीं कर रहे, तो आपको सक्सेस क्या कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे तो अपना पहचान खुद ही बना लोगे। यस, तो मेरा पहचान का मतलब ये कि जैसे मैंने आज आपसे कुछ ऐसी बातें की होगी जो आपने पहले नहीं बताई होंगी, तो वो हम उस इंसान को पहचानते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बुला के लोगों की पहचान कराती हूँ। तो अभी आप मुझे ये बताओ, आप असम से हो, तो अपने असम के लिए आप क्या करना चाहते हो, या असम के लिए कुछ अच्छा जो फील करते हैं, या असम को और कैसे ओपन कर सकते हैं? आप क्या करते हो कि दुनिया में, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम असम में रहते हैं तो हम थोड़े पिछड़े हुए हैं ना, तो आप ऐसी चेंजेस क्या लाना चाहते हो, या आप खुद क्या करना चाहते हो असम के लिए? गीता जी, मैं इस पे जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक और है जिन्होंने असम के लिए बहुत कुछ किया है, मधु चोपड़ा, जो कि प्रियंका चोपड़ा की माता जी है। तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था, और वो आजकल एसएमएस फिल्म भी प्रमोट करती है। उनको कोई जरूरत नहीं था एसएमएस फिल्म प्रमोट करने का और एसएमएस फिल्म प्रोड्यूस करने का, बट प्रियंका चोपड़ा की जो कंपनी है वो एसएमएस फिल्म भी बनाती है, जो कि मैं खुद लॉन्च में जाता हूँ, तो उसके थ्रू मैं उनसे मिला था, और उन्होंने बोला कि एक साथ में कुछ करते, कोलैबोरेशन करते। तो असम वाले लोग ने बहुत पसंद किया था वो इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से मैं ये कर सकता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ, मैं यंग लड़कों से मिलता हूँ, जो बच्चे हैं उनसे मिलता हूँ, उनको मैं उनके जो अंदर का जो सपना है, वो सपना को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, उनको जिंदा रखने की ताकत देनी, और उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। अगर इफ यू आर टैलेंटेड, लोगों तक कैसे पहुंचाना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं जब भी असम जाऊँगा, मैं मेरे साथ जो भी जाता है, आर्टिस्ट जाता है, जो भी बॉम्बे से ट्रैवल करता है, आप लोगों को लगता है अप्रोच प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो। अगर आपका टैलेंटेड, मुझे बहुत सारे वीडियोस भी भेजते हैं, लोग गाना गाते हुए गाते। मैं एक बहुत पहले एक सिंगर के साथ ट्रैवल कर रहा था असम में, एंड उसके बाद काफ़ी वीडियोस आना स्टार्ट हो गए मेरे को, इनको ये वीडियो दिखाओ, ये करो। तो मैंने 2-3 वीडियो देखा, मुझे कुछ लोगों का वॉइस बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बोला कि आप एक काम करो, मिलो। तो वहाँ पे बहुत सारे बाउंसर्स रहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि अंदर कैसे जाए, क्या करें। बोला कि आप आओ यहाँ पे आओ, तो मैं मिलाऊंगा, ठीक है। तो मैं उनको लाया, मैं उनसे मिलवाया, उनसे बात करवाया। तो मैंने उनको एक ही से बोला, अप्रोच प्रॉब्लम नहीं है, अपना काबिलियत पता करो, पहले है क्या, उसके बाद लोग खुद ही तुमसे मिलेंगे। ये चीज़ मुझे लगता है, और ये चीज़ मैं करूँगा आगे भी जाके, मैं असम के लिए हमेशा करूँगा कि वहाँ पे जो लोग डिजर्विंग है, जो लोग को मदद चाहिए, जैसे मैंने कोविड में बहुत असम को टूरिज्म के साथ मैंने किया था, जो हेल्प चाहिए थी लोगों को, मैंने वो किया था। बट ये इस पे बात नहीं करूँगा, बट यस, ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि
मैं अपने तरफ से जितना कर सकता हूँ मैं उतना लोगों के लिए करूँगा। अपनी न्यू जनरेशन के लिए। जैसे मैं पहचान पॉडकास्ट के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक शो लॉन्च कर रही हूँ कि टैलेंट शो, जिसके के अंदर चाहे सिंगर हो, चाहे डांसर हो, किसी भी, चाहे बैली डांसर हो, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है तो हम आपकी ऑडिशन लेंगे ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि हम आपके साथ असम में भी करेंगे। तो फिर उन लोगों को, बच्चों को इकट्ठा करके फिर हम शो बॉम्बे में ही करेंगे। तो मेरा ये खुद मैं फील करती हूँ कि हर जगह में बहुत सारी दुनिया ऐसी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि बॉम्बे आने का सपना देखते ही रह जाते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं। बट हम जगह जगह से उन बच्चों को उठा के एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर कर सकते हैं ताकि ओरिजिनल टैलेंट सामने आ सके कि उनके अंदर क्या है। बाकी फिर उनकी स्ट्रगल आगे है, तरक्की वो क्या करते हैं, बट एक कोशिश ज़रूर करेंगे कि मैं ये पहचान टैलेंट शो, मैंने पोस्टर भी बनाया है और अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे मैंने डाला भी हुआ है, आपको भी दिखाऊंगी। तो हम असम में जाके भी ऑडिशन करेंगे, बच्चों को ज़रूर आगे लेके आएंगे। और असम के लोग तो बहुत हाँ, लाइक फैशन शो तो करना ही है लेडीज़ के लिए जो हम करते हैं। और वहाँ पे आप जब जाओगे ना, आप खुद ही मालूम चलेगा कि वहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड है। लोग हैं। सबके आंखों में सपना है, पर वो सपना को कैसे पूरा करना वो नहीं पता। नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें कम है ना, जो बॉम्बे में जो फ़ायदे हैं वहाँ पर उन जगह पे कम है। तो फिर लोग कोशिश करते हैं कि हम बॉम्बे पहुँचें, बट सब नहीं आ सकते, तो हम उनके लिए वहीं पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं ताकि बच्चे हमारे आगे आएँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी जर्नी को सुन के कि, और मुझे एक आपसे ये क्वेश्चन और है कि अभी आप जितनी मेहनत करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप लॉयर भी हैं, तो और 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? आपको क्या लगता है कि मैं और कुछ नया, कुछ ऐसा करूँगा जो कि मैं फिर नंबर 1 खिलाफ जीत सकता हूँ? रीता जी, मैंने ना कभी सोचा था कि मैं नंबर 1 बनूंगा, और ना मैंने कभी पॉडकास्ट को इतना वो सीरियसली दिया। मैं हमेशा अपने पब्लिक को, गो विद द फ्लो चलते हैं। मैं अपने ऑडियंस को पहले जी जगह रखता हूँ जी कि मैं उनको क्या सिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ जो सिखाने का जो है ना, ये मैं और बड़े लेवल में सिखाना चाहता हूँ। यस, ये मेरा मकसद है। ये नहीं कि मैं अपना ग्रोथ करना चाहता हूँ। देखो, ये मैं झूठ ये भी नहीं बोलूँगा कि यार कौन अपना ग्रोथ करना नहीं चाहता, सब चाहता है, सब चाहते हैं। बट मैं इस फील्ड में मैं आज ही बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट मेरा एक पैशन है। मैं पैशन की तरह देख रहा हूँ, और वो पैशन के थ्रू मैं बहुत लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, और बहुत लोग मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं उस चीज़ को ग्रो करने के लिए। अभी नंबर 1, नंबर 2 ये तो आते रहेगा, आज नहीं कल कोई और होगा, बट ये चीज़ टोटली बाई प्रोडक्ट है। आप मेहनत करते रहो, मेहनत को कभी नहीं छोड़ना। जितना मैं शिद्दत से बाकी काम करता हूँ, उतना मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। मैं पॉडकास्ट में मैं इनफैक्ट गाड़ी में भी जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ ना, मुझे पता है कि रात को इनका इंटरव्यू है, मैं उनके जितने भी इंटरव्यूज हैं मैं पूरा खा जाता हूँ। पढ़ाई, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टडी आँख बंद करके मैं सुनते रहता हूँ उनका पॉडकास्ट कि ये बंदा का सोच क्या है। मैं रात को बात करूंगा तो मुझे पता है क्या बात करना है। मैं कभी लिखता नहीं हूँ, मेरी स्क्रिप्टिंग कभी नहीं रहता है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट ना बात करता ही नहीं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरा फ्लो, गो टू फ्लो। और मेरा काउंटर सवाल भी रहता है कि कुछ इन्होंने बोला और मुझे लगता है कि यार लोग को समझ में नहीं आएगा, मुझे तो वापस तो मैं उसको काउंटर करूंगा। भाई इसके बारे में आप थोड़ा सा प्लीज बता दो मेरे को कि इसको आप किस तरह से डिफाइन करोगे। तो अभी हम अभिजीत जी के साथ में खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें कि फट से मैं क्वेश्चन पूछूंगी और जल्दी से आंसर देंगे। आपको खाने में असम का खाना पसंद है कि बॉम्बे का खाना पसंद है? ये तो आप बहुत अलग सवाल पूछ लिया आपने, मैं क्या ही बोलूं, बट यस, जब मैं असम में रहता हूँ मुझे असम का खाना पसंद है, और बॉम्बे का खाना भी अच्छा लगता है। लेकिन यस, टॉप में मैं असम का खाना रखता हूँ। असम का खाना। और कपड़ों में आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? बिल्कुल अपने इंडियन कुर्ता पैजामा या ट्राउज़र पैंट, कौन से प्रेफर करते हैं कि ये मुझे इजी ड्रेस है? मुझे कुर्ता पैजामा पहनने का बहुत अलग फैंटेसी है कि मैं कहीं जाता हूँ ना, मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुर्ता पैजामा में मैं शूट करता हूँ, थोड़ा सा ट्रेडिशनल अच्छा लगता है। और फिल्में कौन सी देखते हैं, हिंदी, इंग्लिश की कौन सी पसंद है? मैं पूरा देसी इंसान हूँ। देसी हिंदी पिक्चर। और जो बॉम्बे के लोकल फूड हैं उसमें पाव भाजी या वड़ा पाव? मुझे सच बताऊं, बॉम्बे वाले लोग गाली देंगे, बट मुझे वड़ा पाव समझ में नहीं आता। पाव भाजी अच्छी लगती है। और असम में रहना पसंद है कि बॉम्बे में रहना पसंद है? जब मैं थक जाता हूँ तो मैं असम चला जाता हूँ। असम में रिलैक्स,
ग्रीनरी एनवायरनमेंट में मैं बैठता हूँ, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ऑफ कोर्स काम के लिए तो बेस्ट है बॉम्बे, मुझे यहाँ पे काम करना नहीं पसंद है। और चाय या कॉफ़ी? मैं मोस्टली चाय। चाय। देखो जी, हमने इनकी दिल की बातें बहुत कोशिश की कि आपको समझ आ जाए कि आपके अभिजीत जी को क्या पसंद है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके। अभी आपको सिर्फ एक मैसेज हमारी जैसी लेडीज़ जो इस लाइन से जुड़ी हैं या सोशल मीडिया से हैं, आप वुमेंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? आज के टाइम में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया है ना, कि किस तरह से आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो वुमेन को, फिर भी बहुत ही डेवलप्ड हुए हैं हमारी सोसाइटी कि आज के टाइम में अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप निकल के जाके नाम कर रहे हो अपना। और मैं ये बोलूँगा कि सभी वुमेन को कि यार, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, और जिस दिन आपने उनको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आप मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं रिसेंटली भी दिया था। आपने उर्फी जावेद का नाम सुना है? यस। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि उर्फी जावेद कपड़ा किस तरह पहनती है, इस तरह से फेमस हुई है। आप करो ना, वही तो, आप फेमस हो ना। मेहनत, उन्होंने कितनी मेहनत की है। इवन मुझे उनका भी इंटरव्यू करना है, मैं उनके लिए ढूंढ रही, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, बट वो उस बच्ची ने कितनी मेहनत की है अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस लाइन में कौन इंसान नहीं चाहता कि हम फेमस ना हों। भले सबका तरीका अपना अपना होता है, लेकिन मेहनत तो है। और घर में बैठ के आप कीपैड में टाइप करना बहुत इजी है। आप जब बाहर निकलोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी के अंदर हो। आप घर में बैठ के लोग के बारे में बोल दोगे, लेकिन अगर आप इतना ही बोला, आप उस लेवल में पहुंच के दिखाओ ना, किस तरह से पहुंचोगे। क्योंकि बातें करनी है, दूसरे के वीडियो को देख के उस पर कमेंट करना नेगेटिव, वो बहुत आसान है, लेकिन खुद मेहनत करके उस लेवल तक जाना, पहले जब जो लोग करेंगे फिर उनको समझ में आती है कि क्या है। तो वुमेन्स को अपनी मेहनत करके आगे आना चाहिए, मेहनत करके आगे आना चाहिए, और लोगों का नहीं सुनना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। और आपको जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप जाओ, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई लड़का कोई लड़की नहीं है, आजकल सब इक्वलिटी है। आप चल रहे हो, आप इनफैक्ट लड़कों से ज्यादा लड़कियां कर रही है आज के टाइम में। तो अगर आपके अंदर देखो, आज मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मेरे घर में मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल मेरी बहन है जी। ये सिंपल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, हाँ। वो स्टार्टिंग से पढ़ाई में अच्छी थी, मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। वो जल्दी सक्सेसफुल इंसानों में आ गई, वो सक्सेस मिल गया उसको, मुझे थोड़ा लेट से मिला। सब चीज में वो पहले है, मैं बहुत बाद में हूँ, राइट ना। तो और आज मैं जहाँ बैठा हूँ उसकी वजह से बैठी है मेरी वाइफ, सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन, पूरे घर में उसका चलता है, उसके मॉम डैड उसके भाई सब उनसे बात करके डिसीजन लेते हैं। मेरी बहन हो गई, मेरी वाइफ हो गई, सबका एक एग्जांपल है, वही ना। हाँ। आप सोसाइटी को पावरफुल बना रहे हो। यहाँ पे मेरा नाम तो नहीं आ रहा कहीं, उनका ही नाम आ रहा है ना डिसीजन में। सब कुछ घर का बड़े से बड़े डिसीजन घर का, कि कैसे क्या करना है, कैसे लेना है, क्या करना है, वो लोग ही ले रहे हैं। क्योंकि एक इंसान घर में कुछ तरक्की करता है तो उसकी पूरी फैमिली का नाम उसमें गिना जाता है, सारे प्राउड फील करते हैं। तो हमारी लेडीज़ बहनें जो भी हैं घरों में बैठ के सिर्फ सोचती हैं उनको आगे बढ़ना है, आगे उठना है, और कुछ तो करके दिखा देना है कि जिससे प्राउड फील हो। सारे यंग बच्चों को ये हमारा मैसेज है, अभिजीत जी की तरफ से, मेरी तरफ से भी, कि सोचिए मत, कुछ ना कुछ करके दिखाते रहिए। आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा, और मेरी ये हमेशा ब्लेसिंग रहेगी कि हमारे अभिजीत हमेशा नंबर 1 ही बन के रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया यहाँ पे। और असम आएंगे तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे। और हमारी पहचान जो आपने जितना भी समझ सकते हो, पहचान हमारा पॉडकास्ट हो, मैगजीन और शो हो, उसके बारे में। हाँ बोलिए। हाँ, बहुत लोगों को लगता है मैं असम में रहता हूँ, मैं असम में नहीं रहते, बॉम्बे रहते। यस, बहुत मैसेज आता है कि हम लोग को मिलना है, करना है, इसीलिए मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं असम में रहता ही हूँ, बॉम्बे ही रहते। हाँ, हैं असम के, रहते बॉम्बे में ही हैं। तो आपको हमारे पहचान जो मेरा पॉडकास्ट है, या जो मैं हूँ, या जितना आप मिले, आप उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहते हैं? ये सबसे पहले पहचान जो आप लोगों ने नाम बहुत अच्छा है, और ये पहचान मैगजीन भी है, जहाँ पे मैंने जब देखा, इसमें पीछे फोटो देखिए, ये मैं हूँ अभी, ये, और ये जो मैं खाने बनाती थी, देखिए पहले मैं थी। तो बेसिकली इन सब चीजों से भी लोग इंस्पायर होते हैं, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और बहुत आप एक तरह से
आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। Yes. आप काफी लड़कियों को, काफी औरतों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। Yes. कि मैं बीइंग अ वुमन सिंगल को विदाउट सपोर्ट, अभी तक मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई टीम नहीं, मैं होल सिंगल काम करती हूँ। यहाँ तक अपनी एडिटिंग भी खुद करती हूँ, सिर्फ शूट करके जाते हैं वो लोग करके, बाकी इंस्टाग्राम चलाना सारे काम खुद करने। तो मैं एक सबके लिए मोटिवेशनल गुरु जैसी ही समझती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखते हैं कि उनको हिम्मत आती कि हमको भी ऐसे करना चाहिए। राइट। और आपका जब मेरे को मैसेज भी आया था तब मेरे को आपका प्रोफाइल में दिख गया था कि आप सब कुछ खुद करना चाहिए और रिप्रेजेंट कर रहे हो यस यस पावरफुल लेडी, यस मिलिट्री लेडी। तो मुझे ये लाइन लगाती ना पीछे इनका, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैंने आज इनको बोला तुम लोग रोज लगा दिया करो, थोड़ी एनर्जी आती है, क्योंकि अंदर फील यही है बब्बर शेर, कि हम बब्बर शेर ही। अभी हम किसी जगह बोलते हैं ना कि हम कुछ भी नया काम करते हैं ना, हम उसमें ट्रेन नहीं होते हैं, बट हम करते करते ट्रेन हो जाते हैं। शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर करने की, तो हम सब कर सकते हैं। अपने आप को पहचानने की यस, पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को पहचानिए और मेहनत करिए, और हमारे अभिजीत जैसे पावरफुल बन के दुनिया के सामने आइए और अपनी एनर्जी को दिखाइए, जिससे कि आप सबको आप लोगों से बहुत कुछ लोग सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच अभिजीत, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। थैंक यू।